पर्यटन के क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल बनाई है, जगाई है लोगों के अंदर एक अलग पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में और वहाँ की आजीविका उपार्जन के क्षेत्र में और पलायन रोकने के संबंध में मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ, उस समय तो सर जो है कि बल्खा पार्टी चलती है और जो है कि एक पत्थर होता था, उससे हम उस पार्टी को घुटाते थे। आज वर्तमान में मेरे पास जो है 4 कमरे हैं और यात्री जो हैं, जो पुराने यात्री है, वो मुझे जो है हर समय फ़ोन करते हैं, बोलते कहीं न कहीं हमारे उत्तराखंड में आप जैसे व्यक्तित्व समाज को आईना दिखाते हैं, एक राह दिखाते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और 9 ग्राम सभाओं का एक केंद्र बिंदु है जहां अलकनंदा, हिरणावती और कर्मनाथा बहती है। त्रिवेणी नामक स्थान से चलकर 16 किलोमीटर चल करके उर्गम घाटी एक विशाल और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। और उस क्षेत्र में कल्पेश्वर और ध्यान बद्री के दर्शन के उपरांत वहाँ पर स्थलीय जो है दर्शन के और ट्रैकिंग के बहुत सारे मार्ग हैं और धार्मिक स्थल बहुत है, जैसे पल्लागढ़ी हो गया, आपका केमकूड़ हो गया, मुल्ला खड़क हो गया, आपका पांगरकुड़ा हो गया, आपका सुंदरबन हो गया, आपका जो है कि फूला नारायण हो गया। NEH परिवार उत्तराखंडी संस्कृति संरक्षण बोली भाषा को समर्पित। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुनीर आपका स्वागत करता हूं NEH परिवार में। पूरे NEH परिवार की ओर से दोस्तों, आज NEH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में उत्तराखंड की एक खास शख्सियत, एक खास विभूति, जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल बनाई है, जगाई है लोगों के अंदर एक अलग। जी हाँ, आज हमारे साथ श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, ग्राम देवग्राम से हैं, उर्गम से। आप उर्गम इको पर्यटन विकास समिति के संस्थापक हैं, साथ ही साथ पथिक होम स्टे के माध्यम से आपका होम स्टे है और आप जन जन में एक अलग जगा रहे हैं कि आप भी स्वरोजगार की ओर बढ़ो और साथ ही साथ रिवर्स पलायन पर भी आप काम कर रहे हैं। समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विकास की बातें हैं, तो लगातार आप लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर शासन प्रशासन तक उनकी बातों को पहुंचाते आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपका NEH परिवार में, पूरे NEH परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। NEH परिवार को का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मुझे आज आपने जो है कि बड़ी शालीनता से अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया है। पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में और वहाँ की आजीविका उपार्जन के क्षेत्र में और पलायन रोकने के संबंध में मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं NEH परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चलिए सर, नेगी जी, तो भाई आपके बारे में आज जानेंगे। इतने ऊर्जावान व्यक्तित्व आप हैं और आपने बहुत सारे संघर्ष भी किए। आज जानेंगे बहुत सारी चीजें आपके बारे में। तो सबसे पहले आपकी जीवनी पर चलते हैं कि आखिर आपका जो बचपन है वो कैसा रहा। मेरा बचपन एक साधारण परिवार में हुआ है और मेरी शिक्षा जो है कि हाई स्कूल तक हुई है और मैं कृषि पर ही अपना जीवन आधारित रहा है और कृषि के माध्यम से मैं आगे शिक्षा ग्रहण किया है। तो मतलब जो आपने शिक्षा ग्रहण की तो कृषक परिवार से हैं, तो वहीं से आपको जो भी मिला पैसा, फीस, वहीं से आपने भरी है। तो जैसे जो आपका प्राइमरी एजुकेशन रही है वो प्रॉपर किस विद्यालय से हुई है? हाँ, मेरी प्राथमिक विद्यालय उर्गम से प्राइमरी की 5वीं तक मैंने पास किया और जूनियर हाई स्कूल उर्गम से किया है और राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर मैंने हाई स्कूल किया है। 1984 में मेरी शिक्षा यहाँ तक प्राप्त हुई है। अच्छा, तो नेगी जी एक बात पूछण में आप हैं कि भाई आप जो कि गांव का परिवेश में पढ़िया लिखिया हैं, तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन रही, तो प्राइमरी एजुकेशन में आपने शुरू में कॉपी किताब से लिखा या गोलखिया पार्टी से लिखा? हाँ, उस समय तो सर जो है कि गोलखिया पार्टी चलती है और जो है कि एक पत्थर होता था, उससे हम उस पार्टी को घुटाते थे। घुटाते थे? हाँ जी हाँ। और वो करते थे हम, जो कमेरा होता है एक डिब्बे में ले जा करके और जो है कि रियाल की कलम से हम लिखाई करते थे। उस जमाना वही था और वो अच्छा भी लगता था। मतलब जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन घोट घोट के जो है आदमी इतना प्रबल बन जाता था कि उसको शिक्षा अच्छे तरीके से उसमें आत्मसात हो जाती थी। तो उस जमाने में, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब गुरुजी के लिए भी लकड़ी लेके जाना पड़ता, तो ऐसा कुछ आपके साथ?
हाँ हाँ, उस समय परंपरा ऐसी थी कि जो लकड़ी नहीं ले जाएगा वो मार खाएगा। अच्छा। हाँ, प्रार्थना के टाइम पर ये पता लगता है, जांच होती थी कि प्रत्येक बालक जो है, विद्यार्थी जो है, एक लकड़ी जरूर ले जाएगा है, क्योंकि उस समय गैस का जमाना नहीं था, उसमें स्टोव नहीं था। लकड़ी से जो है कि उसका भोजन का उपयोग करते थे और भोजन अध्यापकों का भोजन बनाया जाता था। तो क्या आपको कभी गुरुजी ने खाना खिलाया? कुछ ऐसा होता था कि भाई खाना खाओ और थोड़ा काम भी कर लो? हाँ, हमारे विद्यार्थियों की बारी लगी रहती थी कि भाई ये विद्यार्थी जो है कि गुरुजी का बर्तन जो है कि मांजेगा, और उसके प्लस पॉइंट जो है कि उसमें गुरुजी थोड़ा जो हमको दाल और चावल भी रखते थे, वो हमको बड़ा स्वादिष्ट होता था, क्योंकि गुरुजी का जो हाथ का खाना है वो हमको आज भी जो है कि ऊर्जा देता है। तो गुरुजी का नाम भी बता दें आप, ताकि गुरुजी कहीं देख रहे हो व्यक्ति विशेष में आपको, या उनके परिवार वाले देख रहे हो तो वो भी गदगद हो जाएं यार, ऐसे विद्यार्थी भी हमारे माध्यम से आगे आए हैं। हयात सिंह पंवार जी थे हमारे अध्यापक जो है, प्रधान अध्यापक, और बहुत सुशील स्वभाव के थे, आज भी जिंदा है, माड़ा के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो घिंघरान में रहते हैं। वो बहुत पढ़ाने भी बहुत अच्छे थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छे पोस्टों में कार्यरत है। अरे वाह। तो नेगी जी, आप जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि आपने संघर्ष बहुत किए हैं, आज भी आप संघर्षशील हैं, लगातार जनता के मुद्दों को लेकर आप शासन प्रशासन के पास जाते हैं और उन मुद्दों को हल करवाते हैं। तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो किस प्रकार रही? सर, मेरा जीवन तो जो है कि एक समाज के प्रति ही वो रहा, मतलब उस तरफ रुझान रहा मेरा, लेकिन हमारी पारिवारिक जो स्थिति थी वो सामान्य थी। और हम 4 भाई थे, 4 भाइयों में 2 भाई आईटीबी नौकरी करते थे और एक भाई जो है कि ग्रेजुएशन के बाद ही उनको भी नौकरी मिली, अपने घर में काम करते थे और मैं भी घर ही में था। तो हमारी पारिवारिक स्थिति जो है कि सामान्य रही है। जब हम अलग हुए थे, अलग मतलब पारिवारिक विघटन की बात कर रहे हैं आप? हाँ। न्यारा होने की बात? हाँ, जब हम भाई लोग एक दूसरे से न्यारा हुआ तो मुझे जो है पिताजी की जो है कि पैतृक जो है कि जो मकान वो मिली, वो मकान भी जो है कि घास फूस की थी, ऊपर से जो छाई हुई थी वो घास फूस की थी। तो धीरे धीरे जो है आपने थोड़ा बहुत मैंने संसाधन जोड़ करके मैंने उसको भी थोड़ा मेंटेनेंस किया, उसका ठीक ठाक किया। और उसके बाद जो है कि मैंने मन बनाया कि यहाँ पर यात्री मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं इसका थोड़ा डेवलप करूँगा। तो आज वर्तमान में मेरे पास जो है 4 कमरे हैं और यात्री जो हैं, जो पुराने यात्री है, वो मुझे जो है हर समय फ़ोन करते हैं, बोलते हैं नेगी जी हमने आना है और ये ट्रैक हमने करना है। तो आज मेरी स्थिति वो पर्यटन के क्षेत्र में जाने से जो है मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। बहुत खूब कि भाई जो आपका पारिवारिक विघटन हुआ उसके बाद आप लगातार कार्य करते रहे। कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड में आप जैसे व्यक्तित्व समाज को आईना दिखाते हैं, एक राह दिखाते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी इसी प्रकार हमें सोचने की आवश्यकता है, न थकना है न हारना है, बस डगर पर आगे बढ़ते जाना है, कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। तो नेगी जी ये जानना चाहेंगे कि न्यारा जब आप हुए, अलग अलग हुए, आखिर आपको कितनी संपत्ति मिली? सर, उस समय तो पैसे का खैर जमाना नहीं था, लेकिन पिताजी जो है कि पीडब्ल्यूडी में जो एक मेट के रूप में काम करते थे। तो पिताजी के थोड़ा संचय से जो है कि हमको जो है लगभग 56-57 रुपया चारों भाई की उसमें जो है कि हिस्सा था, उसमें से मुझे 1400 रुपये मिले। अच्छा। हाँ, 1400 मिलने के बाद जो है कि उस समय जो है कि बिजली सबसे पहले हम ही लोगों ने लगाई घर में। तो उस समय मेरा बिजली का बिल कम से कम 1-2 साल का जो है 1300-1350 रुपया आ गया था। तो वो बिजली का बिल मैंने जो है वो पैसे जो मेरे को मेरे हिस्से में आए, मैंने बिजली का बिल भुगतान किया। लेकिन तभी मैंने हार नहीं छोड़ा, मेरे चाचा जी ने मेरे को हौसला दिया। अच्छा, मतलब जो आपको आपके हिस्से का मिला, जी हाँ, वो भी बिजली के बिल में चले गया? क्या आपकी उस समय शादी हो गई थी? नहीं हो गई थी। तो मतलब उस समय जो आपको मिला आपके हिस्से का वो बिजली में खर्च हो गया, बिजली के बिल में चले गया। तो बहुत जटिल समस्या आपके सामने। पैसे का तो कोई नाम नहीं था साहब, लेकिन जो है कि मेरे जो चाचा जी थे श्री चंद्र सिंह नेगी जी ने, तो उन्होंने मेरे को ये प्रेरणा दी, तो हौसला वो मत कर, तो घबरा नहीं, तो मानसिकता से चिंता मत कर, मैं भी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तेरे साथ हूँ और मैं मिस्त्री काम करता हूँ, मैं तेरी मकान बना कर दूंगा।
तो उन्होंने मेरी मकान बना कर दिया। उन्होंने जो भी हेल्प की मैं उनके आभारी रहूँगा। और उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे उनका जो है कि जो उन्होंने जो काम किया है मैं उसको उनके पास नगद चुकता किया। तो नेगी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके चाचा जी ने आपको ढांढस बंधाया कि भाई आपका मकान भी हम बनाएंगे, और उन्होंने बनाए भी। तो उस समय उस क्षेत्र में, जैसे शौचालय की आपने बात करी थी, तो शौचालय क्या उस समय थे, और थे तो कितने थे लगभग? सब पूरे क्षेत्र में लगभग शौचालय 5% ही रहे होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास समय शौचालय नहीं था। उसका ये रीज़न था कि मैं अपने परिवार के भाइयों से जो है पृथक हो चुका था। वो इस समय मेरे ना आने के कारण मैं थोड़ा शौचालय से भी थोड़ा परेशान था। लेकिन मैंने जो है कि जब मैंने कहा 2 कमरे में यात्री आ रहे हैं तो शौचालय होना भी ज़रूरी है, तो मैंने जो है कि जो पट्टी होती है, बोरी की जो पट्टी होती है, उसको तैयार करके और प्लास्टिक लगा करके और एक बाज़ार से टॉयलेट ले करके उसके जो है मैंने बनाया है। और धीरे धीरे उसको 1 साल 6 महीने तक उसका यूज़ किया है। उसके बाद जो है मैंने अपना शौचालय जो है निर्मित रूप से पक्का ही बनाकर यात्रियों को सुलभ करवाया है। तो ये तो रहा कि भाई आपका बंटवारा भी हुआ, फिर आपको आपके चाचा जी ने ढांढस बंधाया, उन्होंने आपकी मदद करी और आपने मकान भी बना लिया। तो नेगी जी, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कठिन समय रहता है जहां वो टूट जाता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में आपने ये बातें बहुत अच्छी कही है। लेकिन जो एक परिवार होता है ना, तो एक परिवार में कि 7-5 की लकड़ी वाले एक जने का बोझ, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब आदमी एक दूसरे से बिछो हो जाता है या जुदा हो जाता है, तो लगभग जो है कि उसको व्यक्तिगत रूप से जो है कि कुछ समय तक तो उसकी परेशानी स्वतः ही महसूस करती है। चलिए, तो अलग अलग होने के बाद कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से तंग हो गए थे और आपने अपने आप को बाहर निकाला उस परिस्थिति से, और आज आप सफल हैं। आपका अपना उर्गम इको पर्यटन विकास समिति के नाम से समिति है, साथ ही साथ आपका पथिक होम स्टे के नाम से अपना होम स्टे है, लोगों को भी आप रोजगार दे रहे हैं। तो नेगी जी, क्योंकि आपका बड़ा नाम है क्षेत्र में, तो आप इस समय अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ सर, मैं एक्चुअली मैं पर्यटन मैं उर्गम में जो है पर्यटन इको पर्यटन समिति का गठन तब किया है कि मैंने कहा यहाँ पर जो है कि सरकारी नौकरी में जो है वर्तमान में कोई भी युवा नहीं है, और युवा ना होने के कारण जो है हमारे पास जो है यहाँ पर जो है अपार संभावनाएं स्वरोजगार प्राप्त करने की, लेकिन थोड़ा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है और किसी को जो है कि जन जागरूकता करवाने की ज़रूरत है। इस बात से मैंने इस समिति का गठन किया है, क्योंकि होम स्टे जो है प्रत्यक्ष रूप से कि एक ही व्यक्ति को उसका प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। तो मैंने मन में ये बनाया कि उसके सापेक्ष में, होम स्टे के सापेक्ष में जो लोग हमारे यात्री आते हैं उनको जो है कि ट्रैकिंग के लिए जो है कि आदमी चाहिए, घोड़े चाहिए, और किसी को पालकी चाहिए, किसी को अंग्रेजी बोलने वाला गाइड चाहिए। तो मैंने मन में बनाया है कि इन लोगों को जो है एक सूचीबद्ध करके और यात्रा के समय में इन लोगों को ट्रैकिंग में भेजूं और स्वावलंबी बन करके अपने घर में जो है कि एक रोजगार का जरिया बनाए और पलायन होने से इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम आप जैसी विभूति को पूरे एनएच परिवार की ओर से नमन है कि आपकी ऐसी सोच है, और आपने कहा कि आपने 10वीं तक पढ़ाई की है। जो आपका शब्दकोश है वो बहुत बृहद है, तो आपने जिंदगी के अनुभवों से इतना ज्ञान पाया है। जो आपकी शब्दावली है वो तो ऐसा लग रहा है कि जाने आपने कितना अध्ययन किया होगा। तो आपने जिंदगी की किताब से ये सब कुछ पढ़ा है, आज आपके पास इतनी बृहद शब्दावली है, आप इतने शब्दों को बोल रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा आप जैसे व्यक्तित्व से आज बातचीत करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ऐसी सोच के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र के लिए आपने बताया है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं उर्गम के क्षेत्र में, तो वहां कहां कहां पर्यटन की संभावनाएं हो सकती हैं? एक्चुअल में उर्गम घाटी जो है पंचबद्री और पंच केदार का एक संगम क्षेत्र है और 9 ग्राम सभाओं का एक केंद्र बिंदु है, जहां अलकनंदा, हिरणावती और कर्मनाथा बहती है। त्रिवेणी नामक स्थान से चलकर 16 किलोमीटर चल करके उर्गम घाटी एक विशाल और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।
और उस क्षेत्र में कल्पेश्वर और ध्यान बद्री के दर्शन के उपरांत वहाँ पर स्थलीय जो है दर्शन के और ट्रैकिंग के बहुत सारे मार्ग हैं और धार्मिक स्थल बहुत है, जैसे पल्लागढ़ी हो गया, आपका केमकूड़ हो गया, मुल्ला खरक हो गया, आपका पांगरकुड़ा हो गया, आपका सुंदरबन हो गया, आपका जो है कि फुला नारायण हो गया, भनाई बुग्याल हो गया, भरकी हो गया, बेटा हो गया, अरोसी हो गया और उरसी मंदिर हो गया, घंटाकरण हो गया, विश्वनाथ मंदिर हो गया है। और इस प्रकार से माँ भगवती का मंदिर, गौरा माता का मंदिर हो गया, देवग्राम में केदार का मंदिर हो गया। ऐसी कहीं प्राचीन विरासत वहाँ पर आज भी दिखाई देती है, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत है। उसको जो है कि हम लोग उसको उजागर करेंगे, सच्चे मन से वो करेंगे तो उस क्षेत्र का उजागर भी हुआ और अपने आप में भी सब लोगों का उसमें लाभ मिलेगा। ये मेरी भगवान बद्री विशाल से, भगवान कल्पेश्वर से ये आशा है कि वहाँ के लोग इस क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में ज़रूर आगे आए और किसी का मतभेद न हो करके इस नगरी को आगे बढ़ाए। तो नेगी जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आपके क्षेत्र को, उर्गम की जो घाटी है उसको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर हुआ होगा। क्या आप कुछ इस तरह का बता सकते हैं जिससे कि वहां के लोग लाभान्वित हुए होंगे? हाँ, ये उर्गम इको पर्यटन समिति के संस्थापित होने के नाते और मेरी जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। तो हमने एक प्री एस्टिमेट बनाया है ट्रैकिंग रूट का। इस वास्ते बनाया है कि यात्री जब आते हैं वो कहते हैं कि रास्ते की दिक्कतदारी बहुत ज़्यादा है, उनको कभी कभी जो रास्ते में बहुत परेशानी हो जाती थी, रहने की भी हो जाती थी, चलने की भी हो जाती थी। तो मन में बनाया कि हम इतने यात्री तो ज़रूर मंगा रहे हैं, लेकिन उनके आने जाने की कोई साधन ही नहीं बढ़िया। तो मैं उत्तराखंड सरकार के पास गया, उस एस्टिमेट को लेकर के निदेशालय पर्यटन के पास गया। तो मेरी लगातार लगभग 1 साल की मेहनत रही और भगवान बद्री विशाल, भगवान कल्पेश्वर ने, भगवान ध्यान बद्री ने सुन दिया, हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। और अभी अभी जो है कि 98.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अरे वाह! और जिसमें कि टोकन मनी भी जो है कि उप वन संरक्षक नंदा ये भी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के नाम से जो है 38 लाख की टोकन मनी भी आ चुकी है। केवल उसमें कार्य करवाना ही अवशेष है। तो मतलब आपने जो पूरे वर्ष भर कार्य किया उसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है कि उन जो मार्गों का नवीनीकरण किया जाए, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, इस पर सरकार राजी हो चुकी है और पैसा भी रिलीज हो चुका है। साधुवाद है आपको कि आपने इतना बृहद सर्वेक्षण किया, उसके बाद आप सरकार तक बात ले गए और सरकार ने भी उसको गंभीरता से सुनते हुए पास किया। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां हैं, क्षेत्र को शुभकामनाएं हैं। और अभी जो है कि बहुत सारी चीजें होती हैं समाज के अंदर कि भाई अगर हम उर्गम घाटी की बात को लेकर चले तो वहां पर कहीं ना कहीं सड़कों की समस्या भी बनी हुई होगी। जैसे आपने मुझे इससे पहले बताया था कि वहां पर कुछ सड़कों की समस्या है, तो क्या चाहते हैं आप, वहां पर क्या होना चाहिए? ये हेलंग से उर्गम की जो मोटर सड़क निर्माणाधीन कार्य कर रही है, इसमें तो और जगह कोई शिकायत नहीं है हमारी, लेकिन किलोमीटर लगभग 3 और 4 के बीच जो सड़क है वो हमेशा 2000 से लेकर के आज 2025 हो गया, वो स्पोर्ट जो है हमेशा जो है कि प्रभावित ही रहता है। हम चाहते हैं कि अधिशासी अभियंता PMGSY पोखरी के अपने स्तर से जो है इस प्रभावित जोन को जो है अलाइनमेंट में के आधार पर उसको चेंज करवाए, तभी यहाँ पर जो है ये सड़क जो है ठीक ठाक रह सकती है और सरकार के पैसों का भी जो है सदुपयोग हो सकता है। चलिए, बहुत खूब। और क्योंकि आप पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जितनी सारी जनता जो आपको देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए कि स्वावलंबन के क्षेत्र में क्या करें? स्वावलंबन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बागवानी हो सकती है, हमारे यहाँ कृषिकरण हो सकती है, हमारे यहाँ
बहुत सारे जो हैं कि आजकल हाई रेट के जो सरकार जो है कि हाफ रेट में जो है हमको जो है पौध दे रही है, सेब के पौध दे रही है, अमरूद के पौध दे रही है, कई प्रकार की, और नाशपाती के पौध दे रही है, और संतरे के पौध दे रही है। उसका हम सही प्रकार से, सही मेहनत से यदि हम काम करें तो हम अपने आप में स्वावलंबी हो सकते हैं और दूसरे को भी जो है हम स्वरोजगार दे सकते हैं। ये मेरे मन की बात, मैं अपनी मन की बात कहूँगा। और हम जो हैं उस क्षेत्र से भी पलायन में रोक सकते हैं। अपनी जो बंजर भूमि है उसको हम सुधार भी कर सकते हैं। और निरंतर हम सरकार से ये कहेंगे, हमारे पास जो है कि ट्यूबवेल नहीं है, हमारे पास जो सिंचाई के कोई साधन नहीं है, तो सरकार भी ज़रूर हमारी मदद करेगी। और यदि हम जो है हम पलायन होंगे तो सरकार देखेगी, तो पलायन हो गए तो इनके लिए क्या देना है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग एक अपने स्थान पर रहे, अपने जो है कि मेहनत करें, और जिसका जो काम है उस पर काम पर लीन रहें। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम जो है कि भूखे मरेंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। हम आत्मनिर्भर के साथ जो है दूसरे को भी स्वरोजगार देने की हम कल्पना बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे कार्यक्रम को देखा। आप देख रहे हैं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज, और आज हमारे बीच में ऊर्जावान व्यक्तित्व, कर्मठ व्यक्तित्व श्रीमान राजेंद्र सिंह नेगी जी। जैसे कि आपने उनके विचारों को सुना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और दोस्तों, अगर आप अब तक एनएच परिवार से नहीं जुड़े हैं तो हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब। चलिए देखते रहिए व्यक्ति विशेष कार्यक्रम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।